ससुराल का कचरा। ये कहानी शुरू होती है विमला निवास से। विमला जी की दो बहुएं थी, प्रीति और श्रेया। प्रीति की शादी को 5 साल हो चुके थे। छोटी बहू श्रेया की शादी अभी 1 साल पहले ही हुई थी और भगवान ने उसे एक बेटा भी दे दिया था। और प्रीति बेचारी अभी भी इस सुख से वंचित थी। अब जिस बहू ने आती ही घर वालों को इतनी बड़ी खुशी दे दी हो, उसके आगे पीछे तो सब घूमेंगे ही। बच्चा नहीं हो गया कोई तोप हो गया। ठीक है भाई, दे दिया वंश उसने, अब और कब तक खातिरदारी करेंगी इसकी। तभी रसोई में विमला आती है और अपनी बड़ी बहू प्रीति से कहती है, गोंद के लड्डू बना दे बहू। अभी 3 महीने पहले ही श्रेया को बच्चा हुआ है। अभी वो जितना अच्छा और पौष्टिक आहार लेगी उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। हाँ हाँ मम्मी जी, 3 महीने से उसकी पसंद का खाना ही तो बना रही हूँ मैं। ये भी सही। नाश्ता बनाकर प्रीति सबसे पहले अपनी देवरानी को देने जाती है। लो श्रेया, पहले तुम कुछ खा लो, फिर बच्चे को खिला लेना। नहीं भाभी, अभी नहीं, अभी मेरा दिल नहीं है। प्रीति खाने की प्लेट श्रेया के कमरे से बाहर ले आती है और बाहर सभी को नाश्ता परोस देती है। सभी को खिलाने के बाद जैसे ही प्रीति खुद खाने को बैठती है, विमला जोर जोर से उसे आवाज लगाना शुरू कर देती है। 2 रोटी सुकून की मेरे गले से उतर कैसे जाए? कैसे लोग हैं ये? अब क्या हो गया मम्मी जी, सबको खिला तो दिया। तेरी देवरानी यहाँ भूखी बैठी है बहू। अरे पर खुद श्रेया ने ही तो मना किया था मुझे मम्मी जी। वो तो मना करेगी ही, नहीं माँ बनी है, जी नहीं करता कभी कभी। पर तू तो समझदार है, जा पहले उसे कुछ खिला दे। ये कहकर विमला रसोई से बाहर चली जाती है और इसी तरह ये चीजें होती जा रही थी। और फिर एक दिन अचानक पड़ोस की केतकी चिल्लाती हुई विमला निवास में आती है। ये कचरे की थैली मेरे घर के दरवाजे पर क्यों फेंकी? मेरे सर पर ही फेंक देती विमला। अरे भाई क्या हो गया, क्यों सुबह सुबह गला फाड़ रही है? इंडियन आइडल का ऑडिशन नहीं हो रहा मेरे घर, जा मुंबई जा। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। देख ले विमला, पड़ोसी है तो इसका मतलब ये नहीं कि सर पर चढ़कर नाचेगी। कोई गलत फहमी हुई होगी आपको आंटी जी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। चलो, कोई तो समझदार है इस घर में। इस बार जा रही हूँ, अगर फिर ऐसा हुआ तो अकेली नहीं आऊंगी, याद रखियो। ये कहकर केतकी वहाँ से चली जाती है। हमारे घर से कचरा कोई क्यों फेंकेगा? हद है केतकी भी। माना केतकी आंटी के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं है मम्मी जी, पर आज तक उन्होंने हमारे पर कभी ऐसा इल्जाम भी नहीं लगाया। खैर छोड़िए। 2 दिन बाद ग्लव्स पहनी हुई केतकी हाथ में डायपर लिए विमला के घर आती है। हाँ, अब भी बोल दे केतकी कि ये डायपर मैंने पहना था। हैं? तू डायपर भी पहनने लगी केतकी? कीड़े पड़ेंगे तुम लोगों को। नहा धो के भगवान को जल चढ़ाने गई थी मैं छत पर। तेरी छोटी बहू ने अपने बेटे का डायपर इस बार सीधा मेरे सर पर ही फेंक दिया। दोबारा नहाना पड़ा मुझे। पिछली बार की तरह इस बात को तू झुठला ना दे, इसलिए मैं मरते मरते भी ये डायपर उठा कर लाई हूँ। अपने घर पर हो रहे शोर को सुनकर संतोष बाहर आता है। ये क्या रोज रोज का नाटक लगा रखा है सबने? घर की डस्टबिन कम पड़ जाती है क्या, जो दूसरों के घर में कचरा फेंकना शुरू कर दिया तुम लोगों ने? इस गलती के लिए आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ भाभी जी, देवर समझकर माफ कर दीजिए। इसके बाद फिर ये भूल हुई तो आपकी लाठी मेरा सर। बस भाई साहब बस, आपका मुंह देखकर जा रही हूँ मैं, वरना। ये कहकर केतकी वहां से चली जाती है। पर पापा जी। बस। किसी तरह केतकी का मैटर सॉल्व हो जाता है और एक शाम श्रेया अपने फ्रेंड को बुलाकर घर पर करती है किटी पार्टी। तू क्या बार बार किचन में जा रही है? तू यहीं बैठ, मैं सबके लिए नाश्ता लाती हूँ। मानना पड़ेगा श्रेया, तेरी जिठानी को कितना भाग भाग कर काम कर रही है, वो भी तेरे लिए। वरना आजकल कोई जिठानी देवरानी का मुंह भी नहीं देखना चाहती। प्रीति सभी के आव भगत करती है, यहाँ तक कि सभी के खाए डिस्पोजल भी उठाती है। और इसी तरह दिन बीत जाता है। अगली सुबह मोहल्ले की लीला चिल्लाती हुई विमला के घर पहुंच जाती है। मुझे केतकी समझने की भूल मत करना विमला। मैं केतकी नहीं जो ये तेरी बहू का नाटक बर्दाश्त करूंगी। कैसे छुरी छटांग हुई पड़ी है। काम ना करना पड़े तो तुम बच्चा होने के 4 महीने बाद तक बिस्तर से सटी पड़ी थी, और अब देखो सहेलियां जो मिलने आई फट से किटी पार्टी करने उठ गई।
अरे किटी पार्टी करो या अपने बेटे का ब्याह करो, पर कचरा मेरे घर पर तो मत फेंको। तेरी बहू की सहेलियों का खाया झूठा मेरे दरवाजे पर फेंक कर चली गई तेरी बहू। एक बार मेरे पति को आने दीजिए, आज आप लोगों की इज्जत मैं उतार कर रहूंगी। अरे कितना बचाऊं मैं तुझे श्रेया, हम लोगों की इज्जत उड़वा कर ही मानेगी क्या तू? हर रोज कोई ना कोई आकर गाली गलौज करके जाता है। गुस्से में लीला अपने पति को फोन लगाती है और कुछ लड़कों के साथ बसंत भी वहां पहुंच जाता है। क्या बात हुई मेरी डल्लो? किसी ने कुछ बोला क्या तेरे को? बोला क्या बसंत जी, कचरा फेंका है इन लोगों ने हमारे घर के सामने, वो भी उस डोरमैट पर जो मैंने अभी अभी खरीदा था। मेरी बोटी के लाए हुए डोरमैट पर आप लोगों ने कचरा फेंका? हल्ला बोल। बसंत ये कहता ही है कि उसकी आंखों के सामने से विमला अचानक गायब हो जाती है। नीचे हूँ मैं लीला जी आपके पैरों पर। मैं कसम खाती हूँ अगली बार अगर मेरी बहू ने ऐसा कुछ किया तो मैं खुद उसका सामान पैक कर उसे इस घर से विदा कर दूंगी। किसी तरह उन लोगों को हाथ पैर जोड़कर बेचारी विमला घर से वापस भेजती है और पूरा घर श्रेया पर टूट पड़ता है। बोलना नहीं चाहिए श्रेया, बच्चा क्या हो गया तुम्हें? तुम तो खुद को न जाने कहाँ की रानी समझने लगी। लोग हमें मारने आने लगे हैं। आज मम्मी जी नहीं होती ना तो हम तीनों में से किसी न किसी का सुहाग तो आज उजड़ ही गया होता। अब न ही घर में कोई श्रेया से बात करना चाहता, ना ही कोई उसका चेहरा देखना चाहता। जिससे देखो बस हर वक्त उससे और उसके बच्चे को भला बुरा कहते। एक रात लगता है पूरी दुनिया में एक तुम ही माँ बनी हो जो अपने बच्चे को भी नहीं संभाल सकती। इधर उधर उसके डायपर्स फेंकती रहती हो। लाओ मैं इसे हगिस पहना देता हूँ, और इसके हगिस को अब मैं ही डिस्पोज करूंगा, तुम नहीं। पर मैंने इसके पहले भी इसके हगिस यहाँ वहाँ नहीं फेंके, ट्रस्ट मी। पूरे मोहल्ले में किसी के भी घर में इतना छोटा बच्चा नहीं है। या तो तुम ये कहना चाहती हो कि वो हगिस केतकी आंटी का था, या वो सब झूठ बोल रही है और फिर वो डिस्पोजेबल जिसमें लीला आंटी ने खाया होगा, हैं? सब अचानक ही ड्रामा क्यों करने लगेंगे, वो भी एक साथ? रसोई में काम करती हुई प्रीति खुद से बात कर रही थी। ये श्रेया तो गेंडे की चमड़ी की निकली। इतनी जिल्लत के बाद भी ये नहीं हुआ कि घर छोड़कर चली जाए। अभी तो घर पर सभी लोग इसे ताने दे रहे हैं, पर कब तक? कुछ महीने बाद सब भूल जाएंगे और फिर से श्रेया सबकी प्यारी हो जाएगी। लगता है एक बार फिर से एक दाव खेलना ही पड़ेगा ताकि मम्मी खुद ही धक्के देकर इसे घर से निकाल दे। अगली सुबह फिर केतकी अपने कपबोर्ड में रखी डायपर्स के पैकेट में से एक डायपर निकालती है और उसमें येलो कलर का पेंट करने के बाद उसमें एक बदबूदार परफ्यूम छिड़क देती है और हमेशा की तरह उसे फेंकती है केतकी की छत पर। और फिर से चिल्लाती हुई केतकी पहुंच जाती है विमला के घर। अब बहुत हुआ, मैं जा रही हूँ पुलिस स्टेशन आपकी छोटी बहू के नाम रिपोर्ट दर्ज करवाने। अरे पर कल रात तो मेरे बेटे के डायपर मैं खुद लेकर आया हूँ आंटी जी, और सुबह से श्रेया ने उसे डायपर पहनाया ही नहीं है। यानी कि ये जो भी है ना वो हमारे घर का नहीं है। इससे पहले फेंकी गई चीजें भी मेरी फेंकी हुई नहीं थी प्रेम जी, क्योंकि वो सारा कचरा हमारे पड़ोसियों के घर फेंकती थी हमारी प्यारी प्रीति भाभी। बताइए प्रीति भाभी ऐसा क्यों कर रही थी आप? कल रात को जब आप खुद से बातें कर रही थी ना तो मैंने सब कुछ सुन लिया था भाभी, इसीलिए आज सुबह से मैंने अपने बेटे को डायपर पहनाया ही नहीं। आप फंस चुकी हैं। मतलब ये सब तू कर रही थी प्रीति? पर क्यों? मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, पर मैं क्या करती। एक तो भगवान ने मुझे औलाद नहीं दी, मेरी गोद सुनी रखने के बाद आप सभी का मेरी देवरानी के प्रति प्यार मुझे खटकने लगा और मैंने ठान लिया कि मैं इसे घर से निकाल कर ही रहूंगी। मैं कोई काम वाली थोड़ी ना हूँ। अपने मायके से लेकर आई थी क्या श्रेया मुझे, और इस सोच में कूदते हुए मैंने ये सब किया। तेरा घर तो खुद ही टूट रहा है विमला, अब इसमें मैं और क्या ही घी डालूं। चलती हूँ मैं। तूने जो किया बहुत बुरा है। सच कहूँ तो इसके बाद मैं तेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहूंगी। पर तूने जो किया वो क्यों किया मैं समझ सकती हूँ। एक माँ को जब एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा होता है तो पहले बच्चे को ऐसा ही लगता है कि माँ दूसरे बच्चे से ज्यादा प्यार करती है और वो कई बार उसे छुपकर चूंटी काट लेता है। इसलिए नहीं कि वो उससे नफरत करता है, पर इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ उसका
और को दे रही है। ऐसे में वो माँ उसे मारती नहीं, उसे समझाती है। इसलिए मैं भी तुझे माफ करती हूँ बहू। तू इस घर की बड़ी बहू थी और बड़ी ही रहेगी। हम श्रेया को इसलिए ज्यादा वक्त नहीं दे रहे थे क्योंकि उसने हमें पोता दिया है, बल्कि इस समय उसे जरूरत थी केयर की। उसकी जगह कोई भी होती तो उसके साथ हमारा ऐसा ही व्यवहार होता। बेटा, तू क्यों इतना गलत समझ रही थी हमें? आप सब मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और सबसे ज्यादा गलत तो मैंने श्रेया तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के साथ किया है। मुझे माफ कर दो। श्रेया भी सब समझ जाती है और अपने बच्चे को अपनी जेठानी के हाथों में देते हुए कहती है, मैं समझ सकती हूँ भाभी कि आप पर क्या बीतती होगी। अब आधे वक्त आप इसे संभालोगी और आधे वक्त मैं, और इसी तरह हम रसोई का काम भी बांट लेंगे, आधा आधा। ठीक है ना भाभी? श्रेया के बच्चे में खुद का बच्चा पाकर प्रीति के मन की सारी कड़वाहट खत्म हो जाती है और पूरा परिवार फिर से खुशहाल हो जाता है। सास बिना ससुराल। विशाखा की शादी एक ऐसे घर में हुई है जहां उसकी सास नहीं है। विशाखा के ससुराल में उसका पति सोमेश और ससुर जगमोहन ही है। विशाखा और उसके जुड़े हर व्यक्ति को यही लगता है कि विशाखा की किस्मत बहुत अच्छी है कि उसके ससुराल में उसकी सास नहीं है। लेकिन क्या विशाखा की किस्मत सच में अच्छी है, या फिर सास के बिना ससुराल में उसे सास का सामना तो करना ही पड़ेगा? देखते हैं। बहू, विशाखा बहू, आज चाय मिलेगी या नहीं? लाई पापा जी। विशाखा अपने ससुर को चाय लाकर दे देती है। जगमोहन अपनी बहू को ताना मारते हुए कहते हैं, बहू बुरा मत मानना, लेकिन तुम काम बहुत धीरे करती हो। जितनी देर में तुमने मुझे चाय बनाकर दी है ना, इतनी देर में तो एक बारात का खाना बन सकता है। पापा जी मैं सोमेश जी के लिए नाश्ता बना रही थी, इसलिए देर हो गई। अब रहना तो बहू, जाकर किचन का काम कर लो, नहीं तो आज पूरा दिन तुम किचन में ही गुजार दोगी। जगमोहन की बात सुनकर विशाखा किचन में चली जाती है और किचन का काम खत्म करने के बाद वो अपने ससुर से कहती है, पापा जी मैं बाहर जा रही हूँ, घर का कुछ सामान लाना है, खाना बना दिया है, आप खा लेना। अरे बहू, कल ही तो तुम बाजार गई थी, आज फिर से क्यों जा रही हो? इस आदमी को भी ना चैन नहीं है, बहुत बात पर टूकते रहते हैं। बहू क्या सोच रही हो? तुमसे कह रहा हूँ मैं। अब वो पापा जी कल ना मैं सामान लेने गई थी ना, तो कुछ सामान मिला नहीं था। दुकान वाले भैया ने बोला था कि कल आकर ले जाना। बुरा मत मानना बहू, लेकिन अच्छे घर की औरतों को ऐसे बहाने बनाकर घर से रोज रोज जाना शोभा नहीं देता। आगे तुम खुद समझदार हो। जगमोहन विशाखा को टॉन्ट मारकर चले जाते हैं। विशाखा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने ससुर से कुछ नहीं कहती। इसी तरह से जगमोहन अपनी बहू को किसी न किसी बात पर ताने मारता रहता। कई दिन बीत जाते हैं तो जगमोहन अपने बहू और बेटे से कहते हैं, सोमेश बेटा, विशाखा बहू, आज शाम को हमें निर्मला जी की बेटी की शादी में जाना है। तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाना। सोमेश, तुम ऑफिस से जल्दी आ जाना। पापा जी मेरा मन नहीं है जाने का, आप दोनों ही चले जाइए ना। नहीं बहू, तुम्हें तो चलना ही पड़ेगा। देखना निर्मला जी ने अपनी बेटी को कितना सारा दहेज दिया है, और तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ऐसे ही विदा कर दिया, थोड़ा सा सामान देकर। आखिर तुम्हें भी तो पता चले कि कितना दहेज का रेट चल रहा है। पापा क्यों बोल रहे हो इस तरह से? थोड़ा ख्याल कीजिए, विशाखा आपकी बहू है। बेटा, मैंने कब बोला कि विशाखा मेरी बहू नहीं है? लेकिन मैं तो बस यही बोल रहा हूँ कि बहू किसी शादी ब्याह में जाएगी तो उसे पता चलेगा ना कि लोग अपनी बेटियों को कितना सारा दहेज दे रहे हैं। और बहू क्या लेकर आई थी अपने मायके से? विशाखा गुस्से से वहां से चली जाती है। सोमेश उसके पीछे पीछे जाता है। विशाखा सोमेश से कहती है, सोमेश जी देखा आपने, आपके पापा दिन रात इस तरह के ताने मारते रहते हैं, बिल्कुल औरतों जैसी हरकतें हैं ये। विशाखा, मैं समझता हूँ, लेकिन पता नहीं पापा ऐसी बातें क्यों करते हैं। उनको रिटायर हुए भी कई साल हो गए हैं, दिन भर घर में पड़े रहते हैं तो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। सॉरी विशाखा, लेकिन मैं बात करूंगा पापा से, तुम चिंता मत करो। इस तरह से कई दिन और बीत जाते हैं। अब जगमोहन आए दिन अपने दोस्तों को घर बुला लेते हैं और घंटों उनसे बातें करते रहते। दोस्तों के लिए खाना भी बनवाते और साथ ही अपनी बहू की बुराई भी करते। एक दिन, बहू, तुझे कितनी देर पहले बोला था कि मेरे दोस्त आए हैं, उनके लिए खाना बना दे। तूने अभी तक कुछ नहीं बनाया। पापा जी बस बन गया है।
ये कैसी दाल बनाई है? ये तो पानी से भी ज्यादा पतली है। तो डूब जाओ ना इसमें। क्या कहा बहू तुमने? पापा जी, ठीक तो बनी है दाल। हाँ, तुम्हारे लिए ठीक ही होगी। तुम्हारे मायके में तो ऐसी ही दाल बनती होगी ना। चलो अब जल्दी से खाना लगा दो। वैसे भी तुम बहुत धीरे धीरे काम करती हो, खाना बनाने में ही इतनी देर करती हो। जगमोहन बहू को हुक्म देकर चले जाते हैं और अपने दोस्तों से जाकर कहते हैं, यार सोचा था बेटे की शादी कर दूंगा तो घर में बहू आ जाएगी, घर संभाल लेगी, लेकिन ऐसी बहू मिली है जिसे कोई काम ढंग से करना नहीं आता। क्यों जगमोहन, अच्छी नहीं है क्या तुम्हारी बहू? खाना नहीं बना पाती क्या? अभी ला रही है, खुद ही खाकर देख लेना। तेरा बेटा कुछ कहता नहीं क्या उससे? अब क्या बताऊं भाई, मैंने तो बस सुना था कि बच्चे शादी के बाद बदल जाते हैं, लेकिन अब तो देख भी लिया, पूरा जोरू का गुलाम हो गया है मेरा बेटा। कितने भी शिकायत कर दो लेकिन उसकी मजाल है जो एक शब्द भी बोल दे। विशाखा अपने ससुर की सारी बातें सुन लेती है। अगले दिन विशाखा की सहेली सोनाक्षी उससे मिलने आती है। सोनाक्षी, अच्छा हुआ तू मेरे घर ही आ गई, बहुत मन कर रहा था तुझसे मिलने का। मैं तो तेरे घर आ गई, लेकिन तुझे टाइम नहीं मिलता मुझसे मिलने का। अरे तेरी तो सास भी नहीं है, पूरे घर पर तेरा राज होगा, तुझे कौन रोकने टोकने वाला है? फिर भी तू मिलना तो दूर, फोन पर भी बात नहीं करती। कहाँ यार, शादी से पहले मैंने भी यही सब सोचा था कि मेरे ससुराल में सास नहीं है, आराम से रहूंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे सपनों पर पानी फिर गया। विशाखा ने दुखी होकर सारी बातें अपनी सहेली को बताई। बातें सुनने के बाद उसने कहा, अच्छा तो ये बात है, मेरे पास ना इसका एक इलाज है। अगर तुम्हारे ससुर तुम्हारे साथ सास की तरह पेश आ रहे हैं तो तू भी उन्हें सास ही समझ। देख, अगर तेरी सास होती और वो तुझे किसी चीज को लेकर ताना मारती तो तू भी तो उन्हें पलट कर जवाब देती ना। लेकिन ये तेरे ससुर है तो तुझे अपने ससुर के सामने बोलने में शर्म आती है। लेकिन आगे से ऐसा मत करना, ईंट का जवाब पत्थर से देना। सोनाक्षी की बात विशाखा को समझ में आ गई। सोनाक्षी अपने घर चली गई। सोनाक्षी के जाते ही जगमोहन ने अपनी बहू से कहा, बहू तुम्हारा भी अच्छा ड्रामा है। वैसे ऐसा तो कोई दिन ही नहीं होता कि तुम घर से बाहर ना जाओ, और तुम नहीं जाती तो तुम्हारी सहेली यहाँ आ जाती है। पापा जी, मेरी सहेली तो आज ही आई है। आपके दोस्त तो रोज यहाँ आकर बैठ जाते हैं और बिना खाना खाए जाते भी नहीं। आज मेरी सहेली आ गई तो आपको तकलीफ होने लगी? जगमोहन को अपनी बहू से ऐसे जवाब की आशा नहीं थी। वो तो ये सुनकर हैरान हो गए। ऐसे ही एक दिन जगमोहन ने सुबह सुबह अपनी बहू से कहा, बहू तुम घर की साफ सफाई तो कर देती हो, लेकिन घर के बाहर का हिस्सा और छत क्यों नहीं साफ करती? अगर तुमसे काम नहीं होता तो बता दो, तुम्हारी मदद के लिए 4-5 नौकर रखवा देता हूँ। पिताजी, अगर आप भी मेरे साथ घर के कामों में हाथ बंटवाए तो नौकर की क्या जरूरत है? दिन भर बैठे बैठे पलंग तोड़ते रहते हो, यहाँ वहाँ घूमते रहते हो, और कुछ नहीं तो बहू की बुराई करने लग जाती हो। अरे बहू बेटी की बुराई के अलावा भी इस दुनिया में कई काम है। बहू शर्म कर ले, अपने ससुर से ऐसे बात करते हैं? अपनी बहू से दिन भर औरतों की तरह लड़ते हुए आपको शर्म नहीं आती? तो मैंने भी शर्म करना छोड़ दिया। आने दे सुमेश को, आज तुम्हें धक्के मारकर इस घर से नहीं निकलवाया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। तो अभी से कोई अच्छा सा नाम सोच लीजिए ससुर जी, क्योंकि आपकी मनोकामना तो कभी पूरी नहीं होने वाली। इस तरह बहू और ससुर में जमकर लड़ाई होती है। इस भयंकर लड़ाई के बाद विशाखा को लगता है कि उसके ससुर अब समझ जाएंगे और उससे नहीं लड़ेंगे। अब एक दिन गैस सिलेंडर खत्म हो गया तो घर में किसी को नाश्ता नहीं मिला। इस पर जगमोहन अपनी बहू पर भड़कते हुए बोले, बहू दिन भर अपनी सहेलियों से बात करते रहती हो, तुमसे सिलेंडर तक बुक किया नहीं जाता। सुबह से सब भूखे बैठे हैं, एक नंबर की कामचोर हो। अपने मायके से काम चोरी के अलावा कुछ भी सीखकर नहीं आई हो। पापा जी, आप भी तो दिन भर टीवी के सामने बैठे रहते हो। अगर घर के छोटे मोटे काम कर दोगे तो आपकी इज्जत कम नहीं हो जाएगी। आप भी तो पहले से बुक करके रख सकते हो ना सिलेंडर। आपसे इतना भी नहीं होता कि खत्म हो गया तो अभी तो लेने के लिए चले जाए। अब जगमोहन अपनी बहू को एक सुनाता तो विशाखा अपने ससुर को 4 बातें सुनाती। लेकिन विशाखा ने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके ससुर की आदत में रत्ती भर का भी परिवर्तन नहीं आया और आखिरकार विशाखा ने हार मान ली और उसने सोच लिया कि ससुर ही उसकी सास है।
Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.